हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि हम बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14। इससे पहले 13 मॉक टेस्ट हम कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप सबने वीडियोस, पहले वाली वीडियो सारे आप देख चुके होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम हर मॉक टेस्ट में हम टोटल 30 क्वेश्चन ऐड करते हैं। 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। और मैं आपसे ये भी बोलती हूँ कि आप कमेंट में आप बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपका कितना स्कोर रहा। जो ये CDP क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, इसमें MCQs टाइप क्वेश्चन रहते हैं सारे, जिसमें कि मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं, नोट कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके अलावा एक मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, कंसेप्चुअल भी होते हैं। हर टाइप के मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 14। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। कि ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण और मूल्य, इन सब का अध्ययन या फिर अनुभव से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसको क्या कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, इजी क्वेश्चन है, आपने भी समझ लिया होगा। आई होप कि इजी क्वेश्चन है कि जब हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को, स्किल को अपने एक्सपीरियंस से, तो उसको क्या बोलते हैं। क्या हम उसको एजुकेशन कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, मैचुरेशन कहेंगे, या फिर हम इसको डेवलपमेंट कहेंगे। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको कहेंगे एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही है जिसके थ्रू, जिसका यूज़ करके हम अपने अंदर स्किल डेवलप करते हैं, हम अपनी नॉलेज इन्हेंस करते हैं। तो एक एजुकेशन ही है जिसके चलते हम अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं और हम बहुत नई नई चीज़ें हमेशा सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, हु इज द फादर ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया होगा। मैं यहाँ पे दोबारा से इसको ऐड इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है इस वाले क्वेश्चन को, इसी वजह से मैं इसको बार बार ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑप्शंस आप सबके सामने, स्किनर, प्याजे, वाइगोस्की, बांडुरा। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा जीन पियाजे। आप सभी जानते होंगे। तो जो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी थी जीन पियाजे ने कब दी थी, 1936 में। ठीक है, इसी थ्योरी के अंदर इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, जो कि हमारे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो टोटल स्टेज इन्होंने कितनी बताई, 4 बताई थी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स। कि जो रेनफोर्समेंट जो होता है वो किस चीज़ को मजबूत करता है। जो सुदृढ़ीकरण जो होता है, जिसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं, तो वो किस चीज़ को यहाँ पे मजबूत करता है। क्या वो रिस्पॉन्स को करता है, या वो स्टिमुलस को करता है, या मोटिवेशन को, या फिर हैबिट को। तो देखिए, ये करता है किसको, रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन रहेगा वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कैसे, क्योंकि जो रेनफोर्समेंट होता है, यदि हमको मोटिवेशन मिलता है तो ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से काम करें, हम अच्छे से रिस्पॉन्स दें, ताकि हमको दोबारा से रेनफोर्समेंट अच्छे से मिले। तो इससे हमारा जो रिएक्शन होता है, जो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यहाँ पे मजबूती मिलती है, वो यहाँ पे स्ट्रोंग होता है रेनफोर्समेंट की वजह से। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट ऑक्योर इन हाउ मैनी स्टेजेस। कि जो नैतिक विकास जो है, जो इनका सिद्धांत है, उसमें उन्होंने कितने चरण बताए हैं, किसके स्टेजेस कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए, कोलबर्ग ने बताए हैं इसके यहाँ पे 6 स्टेजेस इन्होंने बताई है अपने सिद्धांत में। इसके बारे में भी हम डीपली बात हम कर चुके हैं, इस वाले कंसेप्ट के बारे में। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसने दी थी, कोलबर्ग जी ने दी थी। और स्टेजेस कितने इन्होंने बात की अपनी इस थ्योरी में, तो वो की थी, इन्होंने कितने स्टेज के बारे में बात की, 6 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बात की थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। कि ऐसा क्या है कि जो इन 4 ऑप्शंस में से कि जो कि एग्जाम्पल है किसका, ऑपरेंट कंडीशनिंग का। तो देखिए, इजी क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग,
तो यहाँ पे आपने गैस भी कर लिया होगा कि जो पावलोव डॉग स्लाइवेशन है जो, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेंट जो कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो दी है किसने? पावलोव ने। देखिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन को हम यहाँ से एक क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पे टू थ्री क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक साथ यहाँ पे हम सीख रहे हैं। कैसे? देखिए जो ऑपरेंट कंडीशन जो थ्योरी है किसने दी? यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये दी है पावलोव ने, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किस पे किया इन्होंने? किया डॉग पे। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या रहेगा? तो वो रहेगा पावलोव डॉग स्लाइवेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 5th का रहेगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। मोटिवेशन मीन, देखिए मोटिवेशन क्या होता है? जो प्रेरणा होती है उसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए क्या फोर्स विच एनर्जाइज बिहेवियर, क्या ऐसा फोर्स जो हमारे बिहेवियर को क्या करता है? ऊर्जा देता है, उसको और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर पनिशमेंट, या फिर रिवार्ड, या फिर इंटेलिजेंस। देखिए आपने भी गैस कर लिया होगा कि ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट है कि एक ऐसा फोर्स जो हमारे काम करने के एनर्जी को, हमारी स्ट्रेंथ को जो और ज़्यादा पावर दे देता है, उसको और ज़्यादा वो एनर्जी दे देता है, तो वो हमारे बिहेवियर को हो या फिर हमारे किसी काम करने की हैबिट को हो। तो मोटिवेशन एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होता है जो क्या करता है? जो हमारे बिहेवियर को क्या करता है? एनर्जाइज करता है, उसको ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे 6 का रहेगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। द टीचर प्राइमरी रोल इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज, यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रचनावादी कक्षा की, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्लास में जो टीचर होगा उसकी भूमिका क्या रहेगी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट लेक्चरर कि सिर्फ लेक्चर ही देंगे जो टीचर हैं। सेकंड है फैसिलेटर कि वो बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले होंगे। थर्ड है यहाँ पे डिक्टेटर कि सिर्फ आदेश ही देंगे, वो यहाँ पे डायरेक्शन देने वाले होंगे। फोर्थ है यहाँ पे एवेल्यूएटर कि वो मूल्यांकन करने वाले होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा ठीक रहेगा 7 क्वेश्चन के लिए। जो टीचर है वो सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा? वो सिर्फ बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए एज ए फैसिलेटर टीचर यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि बच्चे खुद से यहाँ पे अपनी नॉलेज को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जहाँ पे बच्चे अपनी नॉलेज का खुद ही बच्चे उसकी रचना करते हैं, उसको खुद ही बच्चे अपनी नॉलेज क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। बच्चे खुद करके सीखते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया है। देखिए जो 8th क्वेश्चन है ये भी हम पहले कर चुके हैं स्केप फोल्डिंग से रिलेटेड। तो स्केप फोल्डिंग जो कंसेप्ट है ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ताकि कमांड बिल्कुल ये सेट हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो स्केप फोल्डिंग जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है? तो ये दिया है वाइगोत्स्की ने। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा भी चुकी हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है दोबारा से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वो अधिगम की अवधारणा किसने दी है? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा रहेगा बी, मतलब कि थॉर्नडाइक। यहाँ पे भी हम वही कंसेप्ट देख रहे हैं। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? तो वो दी थॉर्नडाइक जी ने, ठीक है। और कब दी थी? उन्होंने दी थी 1898 में। कब दी थी? 1988 में। तो इसका क्या मानना था कि जब हम ट्राई करेंगे तो हमसे एरर भी होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि गलतियों से ही सीखा जाता है, इंसान गलती करके ही सीखता है। तो वो इसी सिद्धांत में यहाँ पे इसी बात को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि जब हम प्रयास करेंगे, जब हम ट्रायल करेंगे तो हमसे एरर होंगे, और उन एरर के माध्यम से ही हम बहुत कुछ सीख जाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और ये दिया था उन्होंने, कब दी? उन्होंने थ्योरी दी थी 1898 में, ओके। तो देखिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन अराइज फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन। यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार की प्रेरणा है जो कि आंतरिक संतोष से उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल सेटिस्फैक्शन की। तो इंटरनल जो सेटिस्फैक्शन होता है वो कौन से मोटिवेशन के लिए हमें होता है? देखिए यदि हम इंटरनल की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्वियस ये बात है कि हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, मतलब आंतरिक प्रेरणा की। यदि जो मतलब जो इंटरनल रूप से जो मोटिवेटेड जो बंदा होगा या जो पर्सन होगा,
तो वो क्या होता है, वो अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए वो कोई काम करता है। ये नहीं है कि वो किसी रिवार्ड के चलते वो कोई अच्छा काम कर रहा है, फिर पढ़ाई कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इन बाहरी दिखावे से बहुत परे होता है। वो सिर्फ अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो सब ये कर रहा होता है, वो इंटरनल रूप से वो मोटिवेटेड है इसी वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे हो गया, ये ऑप्शन पे ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड बाय, कि किसने कहा था कि जो लर्निंग है वो एक परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइन दी गई है, डेफिनेशन है ये किसकी, लर्निंग की। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन जो लर्निंग की थी ये दी थी किसने, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, तो ये तो सीधा याद करने वाला ही क्वेश्चन है कि डेफिनेशन है और किसने दी थी, ये दी थी क्रो एंड क्रो ने। इनका ये मानना था कि जो लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर में क्या है, वो एक स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, की बात आ गई यहाँ पे प्रिंसिपल के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की। ठीक है, तो बात यहाँ से पूछा रही कि नहीं है, कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है हमसे कि कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नहीं, हम डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर पे चलते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये होगा डेवलपमेंट इज ए लीनियर, कि डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक ही लाइन में उसका डेवलपमेंट होते, तो ये बात गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि उसकी एक दिशा ही है किसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो यूनि डायरेक्शनल जो होती है वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। द टर्म ऑब्जर्वेशन लर्निंग वॉज गिवन बाय, जो ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है, जब हम बात करते हैं कि कैसे हम ऑब्जर्व करके हम सीख सकते हैं, तो इस वर्ड का ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था। तो देखिए ये कंसेप्ट दिया था किसने, बांडुरा ने ये कंसेप्ट दिया था, अल्बर्ट बांडुरा ने। और कब दिया था, 1961 में। ठीक है, कब दिया था, 1961 में किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा ने। उनका क्या मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो इसलिए बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, जो आप कर रहे हो वही आपके बच्चे सीखेंगे, इसलिए अच्छा बिहेव करें अपने बच्चों के सामने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमको एक थ्योरी से यहाँ पे क्वेश्चन हमको रिलेट कराना चाह रहा है। कैसे, पनिशमेंट इज द अपोजिट ऑफ रेनफोर्समेंट, कि जो पनिशमेंट है वो अपोजिट होता है रेनफोर्समेंट का। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कि ये स्टेटमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट रिलेटेड ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग से। तो कैसे, ऐसा क्यों बोला गया है कि देखिए पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट ऐसे कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए पनिशमेंट जो होगी वो बच्चों को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, जो रेनफोर्समेंट है वो बच्चों को लेके जाएगी पॉजिटिविटी की तरफ, इसलिए दोनों को कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और ये कौन सी थ्योरी में क्या कहा गया, ये कहा गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, किन में से क्या है जो आंतरिक प्रेरणा का क्या है एक अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए वर्किंग फॉर सैलरी तो नहीं, स्टडी टू गेन नॉलेज, यस ये है हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम नॉलेज को गेन कर सके, हम कुछ सीख सके। तो सीखना इंसान वही चाहता है जो अंदर, जो इंटरनल रूप से क्या हो, जो मोटिवेटेड हो, वही इंसान कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए पढ़ना चाहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इनसाइट लर्निंग एक्सपेरिमेंट वॉज डन विद, जो अंतर्दृष्टि जो अधिगम जो प्रयोग था वो किस पर किया गया था, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे, इसका आंसर रहेगा सी, चिंपैंजी पे। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किया था किसने, कोहलर ने। किसने किया था, ये कोहलर ने किया था ये एक्सपेरिमेंट जो था। और ये कब किया था, ये किया था उन्होंने 1917 में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से, वही मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन में हम यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे,
कहने को ये 30 क्वेश्चन है, मे भी हम यहाँ पे 40 या 45 क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपको नीड है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें, ताकि आप हर कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो यही देखिए इनसाइड लर्निंग कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था, वो दिया था कोहलर ने 1917 में, और उन्होंने प्रयोग किस पे किया, तो वो किया था उन्होंने चिंपैंजी पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द क्राइसिस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज, एरिक्सन के अनुसार जो बाल्यावस्था है उसका संघर्ष क्या है। तो देखिए जो बाल्यावस्था की यहाँ पे जो एज की बात की गई है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे उन्होंने ली है 18 मंथ से लेके 3 ईयर तक इन्होंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, इस वाली एज को, किसमें, बाल्यावस्था में। मतलब अर्ली चाइल्डहुड में एज जो थी वो इन्होंने ली है 18 मंथ से लेके 3 ईयर तक। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड की जो एज है वो यहाँ पे कौन से, यहाँ पे जो उन्होंने स्टेजेस के नाम बताए थे, वो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे ये जो एज है वो इन कौन से स्टेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट हो रही है, सेट हो रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हो रही है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, यदि हम बच्चा कुछ पूछ रहा है, हम उसको अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं इस एज टाइम पीरियड में, तो बच्चे में क्या होगा, यदि आपने बच्चे को ठीक बताया, बच्चे माइंड को भी लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तो बच्चे का यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वही यदि आप बच्चे को नहीं बता पाए तो बच्चे में शेम बच्चे में आ जाएगी, बच्चा आगे टाइम में आपसे पूछने से कुछ शर्माएगा, बच्चा अपने आप को अच्छे से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि बेचारे को खुलापन बच्चे में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को, मतलब हर चीज़ बच्चों का डाउट क्लियर करते चले, ताकि बच्चों के माइंड में कोई भी चीज़ें अधूरी ना रह जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए 18 क्वेश्चन है यहाँ पे, लर्निंग इज ए पर्पजफुल एंड गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। ये भी यहाँ पे डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने आज लर्निंग की 2 डेफिनेशन हमने आज की है। ठीक है, तो हमने की थी पहले क्रू एंड क्रो की, सेकंड है ये वाली किसकी, ये डेफिनेशन जो ये दी है हिलगार्ड ने। पहले मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि लर्निंग जो है वो एक पर्पजफुल और गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, कि एक पर्पज होता है कि हम सीखना क्या चाहते हैं। ठीक है, और ये गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है कि गोल होता है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ गोल ही ना हो कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप क्या सीखोगे, आपको कोई गोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हमारा पर्पस क्या है, कि हम क्या पढ़े, कहाँ तक हमको पढ़ना है। तो हिलगार्ड जी ने यही कहा था कि लर्निंग जो है वो एक पर्पजफुल और गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे रहेगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, इनमें से क्या है जो कि एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है ये, प्ले वे जो मेथड होता है वही यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि टीचर तो बच्चों के साथ यहाँ पे खेलेगा नहीं, ऑब्वियस बात है कि बच्चे ही प्ले करेंगे, बच्चे खुद से खेलेंगे, बच्चे सीखेंगे। टीचर सिर्फ उनको फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पे टीचर यहाँ पे सिर्फ उनको देखेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और बच्चे कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड ये मेथड है जो कि है प्ले वे मेथड, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ग्रोथ रेफर्स टू, यदि हम बात करते हैं इंसान की वृद्धि की, ठीक है, कि ग्रोथ हो रही है, हम लंबे हो रहे हैं, हम छोटे रह गए हैं, तो ये सब क्या है जो ग्रोथ है, क्या वो क्वांटिटेटिव चेंज है ओनली, या फिर वो क्वालिटेटिव है, या फिर ये बोथ है, या फिर कोई भी नहीं है। तो देखिए जब हम बात करते हैं ना ग्रोथ की, तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, वो है क्वांटिटेटिव, जिसको हम बता सकते हैं कि हाइट इतनी लंबी हो गई है, वेट इतना हो गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, यदि हम इसका अपोजिट हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव, जिसमें हम इंसान के क्वालिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नॉलेज ऑफ रिजल्ट हेल्प इन, यदि हम परिणाम का ज्ञान कि हमने क्या सीखा अपनी नॉलेज से, तो ये हमारा किस में ये हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए ये हमारी हेल्प करेगा किस में, लर्निंग में। यदि हमने कुछ सीखा, मान लीजिए हमको अच्छी नॉलेज हो गई है, नॉलेज अच्छी है, तो इससे क्या होगा
कि जो हमारे रिजल्ट है, जो हमारी फाइंडिंग्स है वो हमारी अच्छी होंगी क्योंकि हमको अच्छी नॉलेज है। और ये सब किस में हेल्प करेगा? हमारी लर्निंग में। ठीक है, कैसे? मान लीजिए आपको कंसेप्ट नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था आपको, ठीक है, मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं पता था, आपको नॉलेज नहीं थी कंसेप्ट की, आपको कोई न्यू कंसेप्ट समझाया आपके टीचर्स ने, मान लीजिए कि आपको समझाया शेयर मार्केट के बारे में, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, नॉलेज नहीं थी, तो क्या रिजल्ट आपके क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है, जब हमको कुछ तो हम करेंगे क्या, हम बताएंगे क्या। सेम ऐसा, तो जब पता ही नहीं था तो आप लर्निंग तो कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, कर भी पाओगे तो आप कुछ ही परसेंट आप कर पाओगे, 10%, 20%। ठीक है, और यही इसका अपोजिट, यदि आपको टॉपिक इजी मिल जाए जिसकी आपको पहले से ही नॉलेज हो, तो जो लर्निंग होगी वो आपके यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगी और वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो आपकी नॉलेज होगी नई चीज़ को लर्न करने में, सीखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कि इनमें से क्या ऐसा फैक्टर है जो कि नहीं करता अफेक्ट किसको? लर्निंग को। देखिए, नहीं कंसेप्ट है, याद रखिएगा, नहीं वाला पूछा गया है, कितने में ऐसा क्या है जो हमारी लर्निंग को क्या नहीं करता? अफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए, जो हेरिडिटी है यहाँ पे, वही एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमारी लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा मोटिवेशन है, मैचुरेशन है, फैटीक है, थकान है, ये सारी तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारी लर्निंग को क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी। क्योंकि मान लीजिए कि आप थके हुए हो तो आप क्या सीखोगे? आप बुरी तरह से थके हुए आप हुए हो तो आप क्या सीख सकते हो? तो ये तो फैक्टर है। सेम ऐसे ही मोटिवेशन भी है, यदि आप मोटिवेटेड नहीं हो कुछ नया सीखने के लिए तो फिर तो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता है, चाहे कोई अगला जो इंसान है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हेरिडिटी है ऐसा फैक्टर जो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मतलब एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता है हमारी लर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ए टीचर कैन एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स बाय, एक टीचर है वो चाहता है कि उसके बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को वो क्या करे? एनकरेज करे। तो उसके लिए टीचर को यहाँ पे क्या करना होगा? तो देखिए, गिविंग आंसर डायरेक्ट, यदि हम डायरेक्ट बात करेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग तो बच्चे में नहीं आएंगी, बच्चे तो सिर्फ रोट लर्निंग करना सीख जाएंगे ना इस वाली चीज़ से, तो ये तो गलत है। तो एनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा कि बच्चे जब ग्रुप डिस्कशन में बच्चे बैठेंगे, टीचर उनको एनकरेज कर रहा है, तो इससे बच्चे क्या होंगे? एक बात कोई बच्चा बता रहा है, दूसरी बात कोई और बच्चा बता रहा है, तो इससे क्या होगा? सारे बच्चे मिलकर आपस में हर बात पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग्स निकालेंगे, तो इससे क्या होगा? जो बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो यहाँ पे इनहेंस होगी। ठीक है, तो 23 का यहाँ पे ऑप्शन बी है जो वो हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, इनमें से ऐसा क्या फैक्टर है जो कि बाल विकास को क्या करेगा? प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है। तो सबसे पहला जो कि कारक है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा जो कि किसी भी छोटे बच्चे की यहाँ पे किसको अफेक्ट कर रहा है? चाइल्ड की डेवलपमेंट को। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है वो है न्यूट्रिशन। यदि हमने बच्चे को खाने पीने का, हमने उसको पोषण ही नहीं दिया तो बच्चे की क्या डेवलपमेंट होगी? सबसे ज़रूरी होता है खाना, छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यदि उसको आवश्यक न्यूट्रिटिव फूड ही हम नहीं दे पाए तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ज़रूर से ज़रूर अफेक्ट होगी, जिसके चलते हमको आगे क्या करना पड़ेगा? सफ़र करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और साथ ही चाइल्ड को भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी, कौन सी स्टेज है एरिक्सन थ्योरी की कोरिस्पॉन्ड्स टू स्कूल एज चाइल्ड, कि यहाँ पे स्कूल एज जो चाइल्ड है उनके यहाँ पे कौन सी एज है जो कि यहाँ पे सेट हो रही है इन एरिक्सन के इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पे ये हो रही है फर्स्ट स्टेज जो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी, मतलब उद्योग बनाम हीनता। यदि जो स्कूल एज का जो बच्चा है, यदि वो उसकी डेवलपमेंट अच्छे से चल रही है, उसने अपने सारे डेवलपमेंट माइलस्टोन को उसने कंप्लीट किया है, तो यहाँ तक पोता बच्चा क्या होगा? बच्चा यहाँ पे कुछ कोशिश करेगा, कुछ इन्वेंट करने का खुद से, वो अपने यहाँ पे सोच दौड़ाने लग जाता है। आप कुछ भी पूछते तो बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा यहाँ पे बताता है। यदि आप उसको सुन रहे हैं बच्चे को,
तो बच्चा उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेगा, मतलब बच्चा आगे उसको प्रोसीड करता हुआ चलेगा। लेकिन वहीं यदि आपने बच्चे को चुपचाप करके बिठा दिया है तो बच्चे में क्या आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, जो ये ऐसे जो टोटल जो इन्होंने 6 स्टेजेस बताई है ना, तो इन सब में इन्होंने अपोजिट रखा है। एक स्टेज जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी अपोजिट है। ठीक है, तो इस सारे जो स्टेजेस हैं उनके ऐसे ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग इज फास्टेस्ट जस्ट आफ्टर लर्निंग वॉज स्टेटेड बाय। कि देखिए, अधिगम के तुरंत बाद भूलने की जो दर होती है वो सबसे तेज होती है। तो ये बात किसने कही है? कहने का मतलब क्या है कि जब हमने कोई नया कंसेप्ट हमने सीखा, उसके बाद जब हम भूल गए उस कंसेप्ट को, तो उस मतलब सीखने के तुरंत बाद ही जो भूलने की जो स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है एबिन हग्स ने। ठीक है, इनका ये मानना था कि जो प्रोसेस है फॉरगेटिंग की वो फास्टेस्ट होती है जस्ट आफ्टर लर्निंग। जैसे ही हमने सीखा उसके बाद फुल चांसेस रहते हैं कि हम उसको भूल जाएंगे। तो यदि किसी ने आपको सिखाया, आपने कुछ सीखा, तो सीखने के जस्ट बाद तो आपको उस 100% का आपको मे बी 20 या 30% आपको याद रहता है। जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो आपको आपकी मेमोरी में सेट नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं ना, जो पढ़ा है उसको घर पे आ जाके रिवाइज करो, उसको दोबारा पढ़ो, उसको रिवाइज करो, ताकि वो मेमोरी में बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, तो 26 का यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो इज। रूसो के अकॉर्डिंग मेन एम क्या है एजुकेशन का? तो देखिए, जो इन्होंने कहा था वो था नेचुरल डेवलपमेंट। इनका कहना था कि बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाए, नेचर की गोद में, तो बच्चा वहाँ से अपने आप ही सीख लेगा जो वो सीखना चाहता है। कहना था बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ दो नेचर में, प्रकृति की गोद में, बच्चा खुद से सीख लेगा, बच्चे की डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाएगी नेचर की हेल्प से। ठीक है, ये मानना था रूसो का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द टर्म रेडीनेस फॉर लर्निंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। जो वर्ड है यहाँ पे अधिगम के लिए तत्परता, रेडीनेस, कि हम कितना तत्पर हैं हम सीखने के लिए, कितने हम रेडी हैं अपने लर्निंग करने के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे किससे संबंधित है? हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो देखिए, ये है यहाँ पे मैच्योरेशन से। ठीक है, कि हम कितने, मतलब यदि हम मैच्योर होंगे, हम सीखना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम मैच्योर हैं, हम चाहते हैं, तो हम चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, हम लर्निंग करना चाहते हैं अच्छे से, हम रेडी हैं लर्निंग हमको सीखने के लिए। तो ये क्या है कि आप मैच्योरेशन है, आप इस लेवल क्या आप मैच्योर हो चुके हो कि आप माइंड में सेट है कि हाँ मेरे को सीखना है तो मेरे को सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच्योरेशन, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। लर्निंग बाय डूइंग प्रमोट्स, जो करके जो सीखना है वो यहाँ पे किसको प्रमोट कर रहा है? तो ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लर्निंग। कि एक्टिव लर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे दो कंसेप्ट है, लर्निंग बाय डूइंग और एक्टिव लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे खुद से, जब बच्चे करके सीखेंगे ना, खुद से बच्चे जब करेंगे, काम करेंगे, जब बच्चे सीखेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, बच्चे एक्टिव हो रहे हैं ना, बच्चे एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, बच्चे खुद से एक्टिव हैं, बच्चे खुद से काम कर रहे हैं, खुद से बच्चे सीख रहे हैं। तो ये सब क्या है, जो लर्निंग बाय डूइंग वो प्रमोट करेगी किसको? एक्टिव लर्निंग को। ठीक है, तो 29 का यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्वेश्चन तो आप सबको पता है, हमारा सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है वीडियो का 30 क्वेश्चन जो होता है। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि ए टीचर नोटिस दैट, एक टीचर नोटिस करता है वन ऑफ हर स्टूडेंट, कि उसका एक स्टूडेंट है रिया। ठीक है, ऑफन हेजिटेट टू आंसर क्वेश्चंस इन क्लास, कि क्वेश्चन के आंसर वो नहीं दे पाती है क्लास में। ठीक है, रिया नाम की एक बच्ची है जो कि क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाती क्लास में। इवन व्हेन शी नो द करेक्ट आंसर, चाहे वो आंसर भी बिल्कुल ठीक जानता है लेकिन वो बता नहीं पाती है, आंसर वो क्लास में नहीं कर पाती है। ठीक है, शी इज़ वेरी क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव भी है वो लड़की। परफॉर्म वेल इन रिटर्न टास्क, मतलब लिखने में तो अच्छी है, परफॉर्म भी अच्छा कर लेती है,
बट अवॉइड ग्रुप डिस्कशंस और स्टेज एक्टिविटीज। लेकिन उसको हेजिटेशन है किससे? स्टेज एक्टिविटीज से, ग्रुप डिस्कशन से, वर्बल एक्टिविटीज से उसको क्या है? प्रॉब्लम है, वो हेजिटेट कर जाती है। द टीचर वॉन्ट्स टू हेल्प रिया पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली इन क्लास। टीचर क्या चाहती है कि जो ये बच्ची है, रिया है, ये क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करे एक्टिवली और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से फुल होके ये परफॉर्म करे। ठीक है, तो एज अ टीचर व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच टू हेल्प रिया, कि इनमें से कौन सी अप्रोच है जो कि मैं अभी आपको ऑप्शंस दिखाऊंगी। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कौन सी अप्रोच है जो कि अप्रोप्रिएट रहेगी यहाँ पे रिया के लिए, तो कि एक टीचर यहाँ पे यूज करेगा रिया को, कि रिया अपने हेजिटेशन को निकाल सके और वो भी स्टेज पे अच्छे से परफॉर्म कर सके बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखिए अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, फिर भी यहाँ पे हिंदी टर्म आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है गिव हर पनिशमेंट फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग। नहीं, पनिशमेंट तो देंगे ही नहीं बच्चे को, इसलिए मैं क्वेश्चन को आगे भी ऑप्शन को मैं आगे रीड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फोर्स हर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास। हम फोर्स करेंगे बच्चे को नहीं, वो तो पहले से ही हेजिटेट है, तो हम उसको और फोर्स करेंगे तो बच्चा और ज़्यादा यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना, तो ये भी हम नहीं करेंगे। थर्ड है यहाँ पे प्रोवाइड हर विद एनकरेजिंग फीडबैक्स। ये ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या है देखिए कि प्रोवाइड हर विद एनकरेजिंग फीडबैक, स्टार्ट विद स्मॉल ग्रुप टास्क एंड ग्रेजुअली बिल्ड हर कॉन्फिडेंस। कि क्या कि हम बच्चे क्या करेंगे, हम बच्चों को एनकरेज करेंगे। बच्चे ने कुछ थोड़ा भी रिस्पॉन्स करा तो हम बच्चे क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे, वेरी गुड बेटा आपने अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम आप इसे थोड़ा और अच्छा करना। तो ये क्या है? ये एनकरेजिंग फीडबैक है, हम बच्चे के फीडबैक को यहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं। इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्मॉल ग्रुप टास्क के साथ, मतलब ग्रुप टास्क हम देंगे, हम इंक्लूडिंग रिया को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ताकि वो भी पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, इसी वजह से। एंड ग्रेजुअली बिल्ड हर कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे यदि हम ऐसा प्रोसेस हम कर देते हैं तो धीरे धीरे जो रिया का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और वो भी अच्छे से स्टेज पे परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप क्या कि आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे आपके। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए और भी यहाँ से बेनिफिट ले पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।